23 मई 2016 की रात इंग्लैंड के बेडफोर्ड शहर काउंटी के एक छोटे से शहर ल्यूटन में पुलिस को एक घर में डकैती की सूचना मिली जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। पुलिस तुरंत घटना वाले एरिया पर पहुंचती है और देखती है कि घर की लॉबी के चारों ओर खून फैला हुआ था और एक खिड़की टूटी हुई थी। ये पॉसिबल था कि डकैती के इरादे से घर में घुसने वाला व्यक्ति खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आया था, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस थी उस पर किसी भी ज़बरदस्ती एंट्री का कोई निशान नहीं था और इस लॉबी के ठीक सेंटर में एक लाश पड़ी थी जिसका सिर और एक पैर शरीर से लगभग अलग हो चुके थे। इस पर्सन की पहचान 34 वर्षीय साइमा खान के रूप में हुई, जो इस घर में रहती थी और 4 बच्चों की मां थी। सबसे पहले इस डेड बॉडी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की और घटना के दौरान घर में मौजूद अन्य लोगों से बात करने का प्रयास किया। जब ये घटना हुई उस समय साइमा खान, उनके 4 बच्चे और उनकी छोटी बहन जो उनसे 8 साल छोटी थी, वो सभी मौजूद थे। सबा और साइमा के 4 बच्चों से बात करने के बाद पुलिस को ये भी पता चला कि जब ये घटना हुई उस समय साइमा के चारों बच्चे पहली मंजिल पर सो रहे थे और साइमा की बहन सबा उस समय वॉशरूम में थी और सबा के अनुसार जब तक वे नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तब तक अपराधी डकैती करके जा चुका था और उसकी बहन की डेड बॉडी पीछे छोड़ गया था। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज हम इस कहानी में उन कारणों को जानेंगे और अब हम सबा और साइमा खान की कहानी पर चलते हैं। साइमा एक पाकिस्तानी परिवार की बेटी थी जो 1982 में पैदा हुई थी। साइमा के 7 साल बाद सबा का जन्म हुआ और इस दंपति के घर में इन 2 बेटियों के अलावा 2 बेटे भी पैदा हुए। पाकिस्तान से ये परिवार पहले हॉलैंड गया और जब साइमा 18 साल की थी तब ये परिवार हॉलैंड से इंग्लैंड चला गया। इस परिवार के चारों बच्चे, बेटे और बेटियां, डच भाषा बहुत अच्छी तरह से बोल लेते थे। लेकिन जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे ये चारों बच्चे इंग्लैंड के माहौल में जल्द ही घुल मिल गए, क्योंकि साइमा 4 बच्चों में बहुत बड़ी थी और सबा सबसे छोटी, इसलिए साइमा को सबा से सबसे ज़्यादा प्यार था और एक तरह से वे उसकी माँ की तरह ख्याल रखती थी। इन 4 बच्चों में सबा और साइमा सबसे क्लोज थे। साइमा सबा के लिए एक रोल मॉडल की तरह थी, चाहे वो फैशन हो या पेशा, हर चीज़ के लिए सबा साइमा से सलाह लेती थी और हर समय उसकी नकल करने की कोशिश करती थी। इंग्लैंड में ये परिवार ल्यूटन नाम के एक शहर में बस गया। ये वे शहर था जहां इंग्लैंड में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। शहर की कुल आबादी का लगभग 33% मुस्लिम थे और उनमें से अधिकांश पाकिस्तान से आए हुए थे। स्कूल खत्म करने के बाद साइमा एक नर्सिंग कोर्स शुरू करती है। कोर्स पूरा होने के बाद वे एक केयर टेकर के रूप में काम शुरू कर देती है। साइमा उन मरीजों के पास जाती है और उनकी देखभाल करती है जो या तो बहुत बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से अपनी दिनचर्या को संभाल नहीं सकते। 21 साल की उम्र में साइमा के पेरेंट्स उसकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। वे पाकिस्तान में अपने बाकी रिश्तेदारों को साइमा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहते हैं। जल्द ही उसका रिश्ता हाफिज़ रहमान नाम के एक लड़के से तय हो जाता है जो साइमा से लगभग 3 साल बड़ा है। इससे पहले हाफिज़ कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था। हाफिज़ के लिए इंग्लैंड जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए साइमा से शादी करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद साइमा का पूरा परिवार साइमा की शादी के लिए पाकिस्तान जाता है। वहाँ साइमा और हाफिज़ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है। वापस आने पर हाफिज़ रहमान भी साइमा के साथ उसके परिवार के ल्यूटन वाले घर में रहने लगता है। जल्द ही हाफिज़ को इंग्लैंड की सिटीजनशिप भी मिल जाती है और वह टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करने लगता है। शादी के बाद कुछ सालों में इस कपल के एक एक करके 4 बच्चे पैदा होते हैं। अब साइमा की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसकी ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। एक तरफ उसका पूरा पेशेवर जीवन है, पूरा प्रोफेशनल लाइफ है, जहां उसे सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है और वह शाम को घर लौटती है। लेकिन लौटने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि 4 बच्चों की
जिम्मेदारी भी उसी की है। साइमा खान के पेरेंट्स भी सुबह जल्दी निकलते हैं और देर शाम को घर लौटते हैं और उसकी फेवरेट सिस्टर सबा खान खुद पूरे दिन उसके 4 बच्चों की देखभाल करती है। दिन के समय में घर में 4 लोग रहते हैं, जिनमें साइमा के 2 सबसे छोटे बच्चे सबा और हाफिज़ रहमान शामिल हैं। टैक्सी चलाने की वजह से हाफिज़ अपने काम के घंटे खुद चुन सकता है। इसके अलावा साइमा के 2 भाई भी सुबह अपने काम पर जाते हैं और बाकी परिवार के लोगों की तरह वे भी बहुत देर शाम को घर लौटते हैं। ऊपर से देखने में ये परिवार एक आदर्श परिवार लगता है, जिसमें हर कोई बहुत मेहनती है और अपने काम में लगा हुआ है, सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन इस खुशहाल परिवार के पीछे एक राज है जो इस परिवार के 10 लोगों में से केवल 2 लोग जानते हैं, और वे राज उन 2 एडल्ट मेंबर्स से पैदा हुआ है जो घर पर ज़्यादा समय बिताते हैं। साइमा की छोटी बहन सबा और साइमा का पति हाफिज़ रहमान। उम्र में 10 साल का अंतर और रिश्ते में दोनों साले बहनोई हैं। सबा के लिए हाफिज़ रहमान उसकी छोटी बहन का पति है, जिसने उसे शुरू से एक बच्चे की तरह पाला। उसने हर जगह उसकी मदद की और उसका मार्गदर्शन किया। लेकिन इसके बावजूद एक साथ ज़्यादा समय बिताने के बाद धीरे धीरे सबा खान और हाफिज़ रहमान के बीच में एक रिश्ता शुरू होता है। ये रिश्ता छोटे मोटे मजाक से शुरू होता है, फिर फ्लर्टिंग तक पहुंचता है, फ्लर्टिंग से रोमांटिक रिलेशनशिप तक पहुंचता है और उसके बाद ये रिलेशनशिप फिजिकल हो जाता है। लेकिन परिवार के बाकी लोगों को इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साइमा एक तरफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ है और दूसरी तरफ उसके 4 बच्चे। इन जिम्मेदारियों में उलझी हुई है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी अपनी छोटी बहन और उसका अपना पति उसकी पीठ पीछे ये सब खेल खेल रहे हैं। हाफिज़ भी, क्योंकि उसका काम टैक्सी चलाना है, उसने अपने काम के घंटों को इस तरह से डिज़ाइन किया, इस तरह से उसने प्लान किया और ऑर्गेनाइज़ किया कि वे सबा के साथ ज़्यादा समय घर पर बिताए, और उसने देर शाम से रात तक ज़्यादा टैक्सी चलाने का काम किया। एक दिन सबा को पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है। जब हाफिज़ को इस बारे में पता चलता है तो वे सबा पर अबॉर्शन करने का दबाव डालता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि इस प्रेगनेंसी के साथ उनके बीच का जो एक हिडन रिलेशनशिप था वो पूरी तरह से सबके सामने आ जाता और एक पूरा खुशहाल परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता। हाफिज़ रहमान के दबाव डालने पर सबा इस बच्चे का अबॉर्शन करवा देती है। लेकिन इसके बाद पहली बार सबा को अपनी असली स्थिति का पता चलता है, जहां एक तरफ साइमा के 4 बच्चे हैं और दूसरी तरफ सबा है जिसके पास एक बच्चा था और उसे भी अबॉर्शन करवाना पड़ा। अब सबा, जो अपनी बड़ी बहन का घर बर्बाद कर रही है और उसके पति को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, वह साइमा को इस रिश्ते में एक बाहरी व्यक्ति मानने लगती है और उसे साइमा से जलन होने लगती है। अब जब भी साइमा अपने बच्चों और हाफिज़ रहमान के साथ बैठती है, मजाक करती है या खुश होती है, तो उसे अधिक अकेलापन महसूस होता है। धीरे धीरे उसे ये फील होने लगता है कि हाफिज़ रहमान न केवल साइमा का है, बल्कि साइमा ने सबा से हाफिज़ को छीन लिया है। प्यार, गैर कानूनी रिश्ते और जलन साइमा को ये सब पूरी तरह से भुला देती है। और दूसरी तरफ हाफिज़ रहमान सबा की प्रेगनेंसी के बाद इस रिश्ते के लिए उसका विचार हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद इससे पहले ये रिश्ता उसके लिए सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया था, लेकिन अब सबा के अबॉर्शन के बाद उसे पहली बार एहसास होता है कि ये चीज़ें कितनी दूर तक जा सकती हैं और उसका और साइमा का रिश्ता एक दूसरे के भीतर कितना बिगड़ सकता है। अब धीरे धीरे वे सबा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना हाफिज़ सबा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, उतना ही सबा की अपनी बहन के लिए जलन और गुस्सा बढ़ता जाता है और वे हाफिज़ को अपने और करीब लाने की कोशिश करती है। वे लगातार हाफिज़ को उसके फ़ोन पर मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है, लेकिन अब हाफिज़ इनमें से कई मैसेजेस और कॉल्स को नज़रअंदाज करने लगता है। सबा साइमा से हाफिज़ के लिए लड़ी गई इस जंग को हारना नहीं चाहती और वे इस जंग को हर हाल में जीतना चाहती है, और इस जंग को जीतने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती है। और इस जंग को जीतने का एकमात्र तरीका ये था कि साइमा इस दुनिया को
छोड़ दे। सबा सोचती है कि हाफिज केवल एक ही तरीके से उसके पास आ सकता है, वो सिर्फ ये है कि जब साइमा को मार दिया जाए। और ऐसा करने के लिए वे गूगल पर कई अलग अलग तरीकों की खोजें करती है, सर्च करती है। एक दिन वे सर्च करती है कि सबा को पाकिस्तान में रहने वाला एक तांत्रिक मिलता है जो ये दावा करता है कि वे काला जादू जानता है। वे कहता है कि एक खास फीस लेकर वे किसी भी दुश्मन को इस दुनिया से दूर कर सकता है। सबा उस तांत्रिक से संपर्क करती है और उसे बहुत मोटी रकम देती है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन चीज़ों की सच्चाई कितनी होती है, वह तांत्रिक पाकिस्तान में बैठकर साइमा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। दूसरी ओर हाफिज रहमान, जो सबा की पहली प्रेगनेंसी से डर गया था, एक ऐसा फैसला लेता है जो सबा को पूरी तरह पागल कर देता है। अब उसे आखिरकार ये फील होता है कि अपनी पत्नी की छोटी बहन के साथ अफेयर करना कितनी बड़ी गलती थी। इसको ठीक करने के लिए वे एक अलग अपार्टमेंट लेना चाहता है और वहाँ साइमा और अपने बच्चों के साथ रहने की कोशिश करना चाहता है। बातचीत घर से शुरू होती है। बाकी परिवार वाले बहुत खुश हैं कि साइमा और हाफिज रहमान की जोड़ी इतनी सक्षम हो गई है कि वे अलग रहना शुरू कर सकते हैं। आखिरकार मई 2016 के आखिरी हफ्ते में साइमा और हाफिज रहमान अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करने का फैसला करते हैं। हालांकि बाकी के जो फैमिली के लोग थे वो इस जोड़ी से बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ सबा को अब पता चलता है कि उसे जो करना है वह जल्दी करना होगा, साथ ही अब उसे सब कुछ अकेले करना होगा बिना किसी मदद के। 21 मई 2016 को सबा एक सुपरमार्केट जाती है। वहाँ से मांस काटने के लिए एक बहुत बड़ा और तेज चाकू खरीदती है। अब वे सही मौके का इंतज़ार कर रही है और उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। केवल 2 दिन बाद 23 मई को परिवार के सभी एडल्ट लोगों को एक रिश्तेदार की मौत के कारण किसी के घर जाना पड़ता है, जिसमें सबा के पेरेंट्स, उसके 2 भाई और हाफिज रहमान शामिल थे। उसी समय साइमा भी अपने काम के सिलसिले में अपने मरीज के घर चली गई है। अब घर में केवल सबा और साइमा के 4 बच्चे अकेले हैं। इस दिन साइमा की रात की शिफ्ट है। रात के करीब 10:15 हो गए हैं। साइमा काम के लिए घर से निकलती है। रात 11 बजे के आसपास सबा साइमा को एक मैसेज भेजती है। उस मैसेज में वे लिखती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी बहुत परेशान है, उसे नींद नहीं आ रही, वे बहुत रो रही है, कह रही है कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। एक बहुत अच्छी माँ होने के नाते साइमा जैसे ही ये मैसेज पढ़ती है वो तुरंत सबा को जवाब देती है कि मैं अभी घर आ रही हूँ। शायद साइमा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके घर में उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही है और उसे दर्द देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी रियल सिस्टर, अपनी छोटी बहन है। उस समय साइमा की सबसे बड़ी बेटी ना तो परेशान थी और ना ही रो रही थी। वे अपने 3 बाकी भाई बहनों के साथ पहली मंजिल पर अपने कमरे में आराम से सो रही थी। अगर आप सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि रात 11 बजे के आसपास साइमा की कार घर के बाहर पार्क होती है और साइमा घर से निकलती है। इसके बाद घर के अंदर की बत्ती जलती है और 45 सेकंड बाद लाइट बंद हो जाती है। ये वे समय था जब सबा अपनी बड़ी बहन की मौत बनकर साइमा पर एक बहुत तेज चाकू से हमला करती है। ये हमला अगले लगभग 8 मिनटों तक जारी रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सबा साइमा पर 64 बार हमला करती है, लेकिन साइमा की मौत पहले मिनट के दौरान ही हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी 7 मिनट तक साइमा का निर्जन शरीर, बिना जान के जो डेड बॉडी है, उस पर सबा द्वारा एक जंगली जानवर की तरह हमला किया जाता है और वह इतनी बेरहमी से ऐसा करती है कि साइमा का सिर लगभग उसके शरीर से अलग हो जाता है और एक हाथ भी उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। इस सब के दौरान साइमा की सबसे बड़ी बेटी जाग जाती है और ऊपर से वे सबा से पूछती है कि नीचे क्या हो रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी अपनी मौसी उसकी माँ की हत्या कर रही है, लेकिन सबा उसे बहुत गुस्से से कहती है कि वे अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाए। इसके बाद सबा साइमा की शरीर से सारे गहने उतार देती है और उन्हें एक जगह रख देती है। सबा के शरीर पर सिर्फ खून ही खून था, कमरे में और कुछ भी नहीं था। साइमा की हत्या करने के बाद सबा नहाने चली जाती है, वहाँ खुद को पूरी तरह साफ कर लेती है, लेकिन साइमा
को मारने के चक्कर में वे खुद को भी थोड़ा जख्मी कर लेती है। वे अपने शरीर को भी चाकू से काट लेती है। इसके बाद सबा खिड़की का शीशा तोड़ देती है ताकि पुलिस बाद में इसको चोरी का मामला समझकर केस दर्ज करे। वे चाकू और सायमा का फ़ोन अपने कमरे में रखकर ताला लगा देती है। ये सब करने के बाद वे पहले अपने माता पिता को फ़ोन करती है और वे कहती है कि जब मैं नहा रही थी एक आदमी चोरी की नीयत से मेरे घर में आया और उसने सायमा की हत्या कर दी और चला गया। इसके बाद वे एम्बुलेंस को भी फ़ोन करती है। सायमा पर हमला इतना क्रूर था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और पुलिस ने पहले सोचा कि शायद ये किसी बहुत ताकतवर आदमी ने सायमा पर हमला किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सायमा के शरीर पर चाकू के निशान मिले तो रिपोर्ट में पता चला कि सायमा पर लगातार 8 मिनटों तक हमला किया गया, लेकिन उसकी मौत पहले मिनट में ही हो गई थी। इसलिए यहाँ पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का एक सिद्धांत बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी की नीयत से किसी के घर में आता है तो वे कभी भी समय बर्बाद करके किसी अनजान व्यक्ति को इतनी देर तक मारने की कोशिश नहीं करता। उसका पहला जो टारगेट होता है उस घर से जल्द भागना होता है। लेकिन पुलिस और इन डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें बताता है कि ये हत्या उस व्यक्ति ने की थी जिसे सायमा से बहुत नफरत थी। इसी वजह से ये हमला 8 मिनटों तक जारी रहा। अब पुलिस ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि एक ऐसा व्यक्ति था जो सायमा को मारना चाहता था और उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इस वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने सबा से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया और दूसरी बार उन्होंने कोर्ट से सबा के कमरे की तलाशी के लिए वारंट भी हासिल किए। इस बार सबा के कमरे की तलाशी में उन्हें वही सबूत मिले जो सीधे तौर पर सबा को अपनी बड़ी बहन की हत्या का आरोपी बनाते थे। सबा के कमरे में वह गहने मिले जो सबा के अनुसार जो लुटेरा या हत्यारा अपने साथ ले गया था। इसके अलावा सबा के खून से सने कपड़े और सायमा का फ़ोन भी मिला, लेकिन सबा अभी भी अपने बयान पर अड़ी हुई थी। यहाँ पुलिस का कहना है कि सायमा का रियलिटी में किसी व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध था और ये संभव है कि उसी व्यक्ति ने गुस्से में सायमा पर इतनी बार चाकुओं से हमला किया। पुलिस कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जब सायमा के फ़ोन को ठीक से चेक किया गया और उन लोगों से बात की गई जो सायमा के बहुत करीब थे, तो सायमा के नाजायज़ संबंधों की ये थियरी पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। सबा अपनी बहन को इतनी क्रूरता से मारने के बाद उसे बदनाम करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती। इसके बाद पुलिस सबा का फ़ोन और उसका पर्सनल लैपटॉप अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू करती है और यहीं पर सबा के सारे झूठ और उसके सारे राज खुल जाते हैं, क्योंकि उसके फ़ोन में हज़ारों ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो सायमा के पति को भेजे गए थे और यहाँ से पुलिस को पता चलता है कि ये सायमा नहीं थी, बल्कि इसके उलट सबा ही नाजायज़ संबंधों में शामिल थी। इसके अलावा पुलिस को एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सुराग मिलता है। जब वे सबा द्वारा की गई गूगल की हिस्ट्री की जांच करते हैं, किसी व्यक्ति को मारने के लिए क्या किया जा सकता है और इससे आसानी से कैसे बचा जा सकता है, सबा ने अपने लैपटॉप पर ऐसी बहुत सारी गूगल पर सर्चेस की थी और पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है जब 21 मई की शाम को सायमा एक सुपरमार्केट से एक लंबा चाकू खरीदती है। तलाशी के दौरान पुलिस को वह चाकू भी मिल जाता है और जब उसकी फॉरेंसिक जांच की जाती है तो मेडिकल एग्जामिनर इस बात की पुष्टि करता है कि सायमा पर किए गए हमले उसी चाकू से किए गए होंगे। आखिरकार केस बंद हो जाता है। अक्टूबर 2017 में सबा पर कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है जिसमें वह दोषी पाई जाती है। दोषी पाए जाने का मतलब है अपने अपराध को स्वीकार करना और इसके साथ आपको कोर्ट में हमेशा थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। यहाँ सायमा का वकील सायमा की सज़ा को और कम करने की कोशिश करता है। कभी उसे मनोवैज्ञानिक सबूत दिए जाते हैं तो कभी कहा जाता है कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन
जज आखिरकार अपनी सुनवाई के दौरान कहते हैं कि इस पूरे कोर्ट प्रोसेस के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि सबा ने अपनी बड़ी बहन को मारने के बाद किसी भी तरह का पछतावा दिखाया हो। आखिरकार सायमा को 22 साल की सज़ा सुनाई जाती है और ये 22 साल बिना किसी जमानत के होंगे। इसके बाद सबा के वकील इस सज़ा को कम करने के लिए अदालत में अपील करता है, लेकिन अदालत ने तुरंत इस अपील को खारिज कर दिया। बदनाम हाफिज रहमान, जो पूरे समाज के सामने बदनाम हो चुका था, ने फिर प्रेस को एक बयान दिया और कहा कि मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन अब उसकी शर्मिंदगी एक बहुत अच्छी पेशेवर लड़की और 4 बच्चों की मां को वापस नहीं ला सकती थी और उसे अपनी बाकी ज़िंदगी इस शर्म के साथ जीना होगा। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के पति के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है और अपनी ही बहन को मार देती है। और ये 2 बहनों की कहानी है जिनके नाम है सायमा और सबा खान। यहीं ख़त्म होती है आज की कहानी। अब मैं आपसे कल एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में मिलूँगी।